हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स विद कुंडे। हम लोगों ने पीछे की क्लासों में 2023-24 का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया है और उसके बाद हम लोग इसके पीछे का और एक साल पीछे का 2022-23 का हम लोग पेपर सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हमारा सेक्शन ए है कि 3 सेक्शन में डिवाइड होता है पेपर, सेक्शन ए, बी एंड सी। तो इस वाली क्लास में हम लोग सेक्शन ए पूरा कवर करेंगे। इसमें 7 क्वेश्चन पूछता है, हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी सेक्शन ए 14 मार्क्स का आपका आएगा और हर क्वेश्चन को इसमें अटेम्प्ट करना है, कोई ऑप्शन में नहीं है। हर क्वेश्चन को हमें ब्रीफ में करना है क्योंकि 2 मार्क्स का है, तो उसी हिसाब से हमें इसे सॉल्व करना है छोटे में। अब एकदम छोटे में नहीं, मतलब 2-3-4 लाइन में जितना भी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा उतना तो करना ही पड़ेगा। तो वो लिखा है इन ब्रीफ, इसका मतलब इसको शॉर्ट में हमें करना है 2-2 मार्क्स के हिसाब से। तो कुछ चीज़ें हम लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और रटने वाला टेंडेंसी हम लोगों को बंद करना चाहिए और हम लोगों को फॉर्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, उसी के हिसाब से हम लोग आराम से इसको करेंगे। बहुत अगर आप हर चीज़ रटने के चक्कर में पड़ेंगे तो रटने से काम गड़बड़ हो जाएगा। कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूलों को बढ़िया से लर्न करिए और उसे अप्लाई करना सीखिए, तो उसके हिसाब से आराम से आप कोई भी क्वेश्चन होगा फिर कर लेंगे, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो। और रटने वाला विधि जो है ठीक नहीं होता, बहुत से बच्चे रट लेते हैं किसी तरह हम सॉल्व करके आंसर निकाल ले, तो ये या तो किसी तरह हम नंबर पा जाएं, तो ये थोड़ा ठीक नहीं काम है, उससे आप कब तक काम करेंगे। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं और इसमें बिल्कुल भी देर नहीं लगाएंगे। तो हमारा ये इसमें पहला वाला पार्ट है 1 का, सेक्शन ए का पहला वाला पार्ट। इसमें बोला इफ ए इज अ हर्मिशियन मैट्रिक्स, अगर ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है देन शो दैट, तब हमें प्रूव करना है आयोटा ए, आयोटा से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इज स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है कि हमें गिवन है कि ए हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि ए थीटा इज इक्वल टू ए होता है। अगर ये हर्मिशियन है तो ए थीटा बराबर ए होगा। अब ए थीटा क्या होता है तो हमें रिकॉल हम करा दे, ए थीटा का मतलब होता है ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज करते तो उसी को ए थीटा बोलते हैं। तो अगर हर्मिशियन है तो ए थीटा बराबर क्या होगा, ए होगा। और अगर स्क्यू हर्मिशियन है तो ए थीटा करने पर माइनस ए आएगा। तो यहाँ बताया था कि ए हर्मिशियन है तो ए थीटा बराबर ए आ जाएगा। अगर स्क्यू हर्मिशियन प्रूव करना है आयोटा ए को, तो इसको हमें प्रूव करना है कि वो स्क्यू है, तो इसका थीटा निकालने पर माइनस में आना चाहिए। तो हमें प्रूव करना है कि ये स्क्यू हर्मिशियन है, तो इसका थीटा निकालेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, थीटा के लिए क्या फॉर्मूला बताया गया है, पहले मैट्रिक्स का हमें कॉन्जुगेट लेना है, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। तो कॉन्जुगेट लेंगे तो आयोटा का कॉन्जुगेट हो जाएगा, आयोटा का कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, वो स्केलर मतलब उसके बगल में साइड में मैट्रिक्स के बाहर वो एक नंबर लिखा हुआ है। तो आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, माइनस आयोटा, वो बाहर हो जाएगा। उसके बाद बचेगा ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। लेकिन मैट्रिक्स के जो कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज है वही तो ए थीटा है, ये ए थीटा हो गया। और हम लोगों से बताया गया है कि ए थीटा ए के बराबर है, तो बस हमने क्या देखा कि इस मैट्रिक्स का, इस वाली मैट्रिक्स का थीटा निकाला गया तो माइनस में आया। अगर थीटा निकालने पर वही मैट्रिक्स आई तब तो हर्मिशियन, और अगर माइनस में आ गया तो स्क्यू हर्मिशियन। तो दिस इंप्लाइज दैट आयोटा ए इज अ स्क्यू हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये हम लोगों ने पहला पार्ट कंप्लीट कर लिया। उसके बाद इसका बी वाला पार्ट है। बी पार्ट में कह रहा है फाइंड द आइगन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स। इस वाली मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना है करस्पॉन्डिंग टू दिस वेक्टर। जब इस टाइप का क्वेश्चन आए कि मैट्रिक्स गिवन है और आइगन वेक्टर गिवन है
और इस वेक्टर के करस्पॉन्डिंग क्या निकालना है, आइगन वैल्यू। तो इसके लिए तुरंत फॉर्मूला लगाना है तत्काल, वी नो दैट। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे ax इज इक्वल टू लैम्डा एक्स। एक्स ए क्या है ये, और x क्या है, ये जो आइगन वेक्टर है इसी को x कहते हैं, तो यही हमारा x है। तो बस वैल्यू पुट कर देंगे और कुछ करना नहीं है। a की जगह पर मैट्रिक्स 4 2 2 4 और x की जगह पर ये आइगन वेक्टर यही x है, तो यहाँ पर 51 51 और यहाँ लैम्डा x की जगह पर 51 51। ये कॉलम मैट्रिक्स है, x हमेशा ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में देगा, वो आइगन वेक्टर होता है, उसी को x कहते हैं। तो इसका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करेंगे, तो कैसे प्रोडक्ट होगा, रो का कॉलम से, इस रो को पकड़ेंगे और इस कॉलम से करेंगे, तो पहला वाला पहले से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 1 जा 4 4 5 जा 20 204। तो रो को कॉलम, पहला वाला पहले से प्लस दूसरा वाला दूसरे से, तो 2 इंटू 51 करेंगे तो 102 आएगा। फिर दूसरे वाले को पकड़ेंगे, ये इससे होगा, पहले ये रो है और ये कॉलम है, तो पहला वाला पहले से प्लस दूसरा वाला दूसरे से, तो 2 इंटू 51 करेंगे तो 102 आएगा, प्लस पहला वाला पहले से, उसके बाद प्लस लगाकर दूसरा वाला दूसरे से, तो ये आ जाएगा 204। और ये लैम्डा अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 51 लैम्डा और 51 लैम्डा, तो ये 204 और 102 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 306 और यहाँ से भी 306। उसके बाद यहाँ 51 लैम्डा, बस कंपेयर कर देना है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो दोनों जगह से एक ही चीज़ है। 51 लैम्डा बराबर 306, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 306/51। तो ये कितनी बार कटेगा, 6 बार में कटेगा। 51 को 6 बार में काटा जाएगा तभी ये आएगा, तो लैम्डा बराबर आ जाएगा 6। तो ये हमारा आइगन वैल्यू आ गया करस्पॉन्डिंग टू दिस आइगन वेक्टर। उसके बाद हमारा सी वाला पार्ट है, तो इसमें बताया है कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x है और ये हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम देख लें गिवन क्या है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ये प्रूव, यहाँ y2 का मतलब सेकेंड डेरिवेटिव यानी d2y/dx², और y1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, इसका मतलब dy/dx। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है, y1 का मतलब dy/dx होता है, y2 मतलब d2y/dx²। ये नोटेशन है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना होगा इस वाले को। तो सबसे पहले इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आएगा dy/dx मतलब y1, और cos इन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, चाहे आप लिख लीजिए एक लाइन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो cos इनवर्स x का होता है डिफ्रेंशिएशन -1/√1 - x²। फिर ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, y1 इंटू 1 - x² इज इक्वल टू -1। फिर एक बार डिफ्रेंशिएट हमने कर लिया, अब दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि हमें y2 तक ले जाना है। दोबारा अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो y1 को हमने रोक दिया और इसको करेंगे। इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, पहले वाले को रोक कर दूसरे का और दूसरे को रोक कर पहले का। तो y1 को रोक कर इसका करेंगे, तो ये रूट में लिखा है, √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2√x होता है। अगर कोई चीज रूट में लिखा है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट में वही चीज लिख देंगे, उसके बाद उसके अंदर घुस जाएंगे। तो रूट के अंदर घुसेंगे तो मिलेगा 1 - x², तो इनटू में उसका भी करना है, तो 1 का 0, x² का 2x, ये चेन रूल से हो गया। तो पहले हमने √x का किया 1/2√x, फिर रूट के अंदर घुस गए तो 1 का 0 और x² का 2x, बीच में माइनस लगा है। तो फर्स्ट को रोक कर हमने सेकंड का करा, अब
सेकंड को रोक कर फर्स्ट वाले का, तो y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो आएगा y2 मतलब d2y/dx²। भाई dy/dx को एक बार और करेंगे तो d2y/dx²। तो y1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो y2, और जब इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हो गया ये इधर ये माइनस में है, माइनस का 2x, -2xy अपॉन यहाँ पर 2xy1 माइनस का ये माइनस आगे लग जाएगा, माइनस का 2xy1 अपॉन 2 रूट में 1 - x² प्लस अंडर रूट 1 - x² y2 = 0। 2 और 2 हमारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये माइनस का xy1 है। जब एलसीएम ले लेंगे या तो हम ये कह लें कि पूरे इक्वेशन में अंडर रूट 1 - x² से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो पूरे में मल्टीप्लाई करें। तो जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, या एलसीएम ही ले लें, तो जब ये यहाँ पर पहुँचेगा इसके यहाँ पर तो रूट मल्टीप्लाई होगा तो रूट गायब हो जाएगा और पूरे के अपॉन में आ जाएगा बराबर में 0। अब ये इधर चला जाएगा 0 में तो काम खत्म उसका, ये 0 में चला गया, मल्टीप्लाई खत्म। अब इसको हम पहले लिख देंगे 1 - x² y2 एंड बाद में ये लिखेंगे -xy1 = 0। तो ये हमारा सी वाला पार्ट पूरी तरीके से आराम से ये हमारा प्रूव हो गया, ये वाला। तो बहुत कम स्टेप्स है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, 4-6 लाइन ऐसे ही लिख देना है और तुरंत आंसर इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारा डी वाला पार्ट है। डी वाले में u के बराबर ये फंक्शन गिवन है और प्रूव करना है x ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y के बराबर में 5/2 tan u। तो जैसे ही हम लोग ये इतना देख लें x ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y तो हमें तुरंत यूलर्स थ्योरम की याद आ जानी चाहिए। तुरंत हमें यूलर्स थ्योरम को याद करना चाहिए। क्या है यूलर्स थ्योरम? वो हम लोग फार्मूला लिखना ही पड़ेगा। इफ u इज अ होमोजीनियस फंक्शन, अगर u होमोजीनियस फंक्शन है तब x ∂u/∂x प्लस ∂u/∂x प्लस y ∂u/∂y बराबर nu होगा। n क्या है? n इज डिग्री ऑफ u, जो फंक्शन है उसकी डिग्री है। तो बस हम लोगों को ये फंक्शन गिवन है, इसे हम चेक करेंगे ये होमोजीनियस है कि नहीं। अगर होमोजीनियस होगा तो तुरंत यूलर्स थ्योरम हम लोग लगा देंगे, तुरंत लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हमें गिवन है, ये तो हो गया। यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि u एक्चुअल में सोल्यूशन आपको यहीं से करना है, वो हमने बता दिया है ऐसे ही। तो सोल्यूशन आप इतना ही लिखें सफिशिएंट है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने समझाने के लिए कर दिया। तो गिवन है u = sin इनवर्स x³ प्लस y³ अपॉन √x प्लस √y। अब जब तक इसके पास साइन इनवर्स लगा रहेगा तब तक वो होमोजीनियस बनेगा नहीं। तो साइन इनवर्स को अगर हम इधर ले आए तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं sin u। अब ये x³ प्लस y³ अपॉन √x प्लस √y है, ये होमोजीनियस है। कैसे है वो कैसे पता चलता है? उसके लिए ऊपर से और नीचे से x कॉमन लेना होगा। तो यहाँ से हम x³ कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से x³ निकल गया तो क्या बचा 1। यहाँ तो x³ है नहीं, अब जो चीज़ नहीं है तो वो अपॉन में आ जाएगा, साफ सी बात। यहाँ से √x कॉमन ले लिए, रूट का मतलब पावर होता है 1/2, चाहे अंडर √x लिखें चाहे पावर 1/2, बात एक ही है। तो यहाँ से √x निकल गया तो 1 बचा, और यहाँ रूट नहीं है तो भाई नहीं है तो अपॉन में आ जाएगा। हम अंडर रूट की जगह पावर 1/2 लगा रहे हैं बस। अब यहाँ क्या है?
ये ऊपर जाएगा तो 3/2 और 1/2, 3/2 में से 1/2 माइनस होगा तो 5/2, तो 1 प्लस इसको हम पूरा चाहे लिख दें y/x का होल क्यूब, और यहाँ पर y/x की पावर 1/2। ये होमोजीनियस है। ये क्यों होमोजीनियस है? क्योंकि जब पूरा फंक्शन y/x में कन्वर्ट हो जाए पूरा, तो वो होमोजीनियस इक्वेशन हो जाता है, सब जगह y/x हमारा पहुंच जाए। दूसरा तरीका हम लोग, हालांकि इसको तो किया गया यहाँ पर डिग्री निकालने के लिए, n की वैल्यू निकालने के लिए, ये जो x बाहर आया है इसका जो पावर है वही हमारा n है, तो हेयर n इज इक्वल टू 5/2, तो n हमको मिल गया 5/2 के बराबर। तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हमारा हो गया। तो यहाँ पर जो है हम लोग चाहे होमोजेनियस चेक करने का एक तरीका और सीख सकते हैं। न्यूमरेटर में जितने टर्म हैं सब की पावर सेम होनी चाहिए। न्यूमरेटर में 2 टर्म हैं, ये 1 और 2 टर्म हैं, तो इसकी पावर भी 3 है, इसकी भी पावर 3 है, मतलब न्यूमरेटर में जितने लोग हैं सबकी टर्म बराबर है, सबका पावर बराबर है। उसी तरह डेनोमिनेटर में जो भी पावर है सबकी बराबर होनी चाहिए। डेनोमिनेटर में ये दोनों हैं, दोनों की पावर सेम है। अगर न्यूमरेटर के सारे टर्म की पावर आपस में बराबर है और न्यूमरेटर में जितने टर्म हैं उनकी भी पावर आपस में बराबर है, तो वो होमोजीनियस होता है। और n का वैल्यू निकालने के लिए चाहे आप ऐसे कर लें, या तो अगर आप इसको और छोटा बनाना चाहते हैं तो ये वाला स्टेप आप ना करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और छोटा कर लें तो कोई बात नहीं, अगर ऐसे आप नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए दूसरा तरीका। यहाँ से हम लोग दूसरा टर्न ले लेते हैं, सीधा इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिख देंगे सीधा कि इट इज आ होमोजीनियस। कुछ लोग चाहते हैं बच्चे की और छोटा हो जाए, तो इट इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। चाहे आप यहाँ से करके n की वैल्यू 5/2 निकाल लें, चाहे ना दूसरा तरीका से निकाल लें, वो हम बता रहे हैं। तो होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री कितने डिग्री का है? तो ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले की पावर माइनस आप कर दीजिए तो 5/2 आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। बस आपको चेक कर लेना है कि न्यूमरेटर के हर टर्म की पावर और डिनोमिनेटर के हर टर्म की पावर आपस में बराबर है या नहीं। बराबर है तो देखकर आप तुरंत लिख दीजिए कि इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री, ऊपर वाले की पावर माइनस नीचे वाले की पावर। तो n का वैल्यू हमने निकाल लिया। n का वैल्यू चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे, आसान तो यही वाला है। तो नाउ बस उसके बाद n का वैल्यू निकालने के बाद क्या करना है वो हम लोग देखते हैं। तो नाउ बाई यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम हम लगा देंगे तुरंत। जो भी फंक्शन होमोजीनियस है वो यहाँ लिखा जाएगा, वो यहाँ लिखा जाएगा। तो यहाँ पर कौन होमोजीनियस है? साइन u, ये होमोजीनियस है ना, ये होमोजीनियस है। इसके बराबर में क्या लिखा है? साइन u लिखा है। तो भाई जो होमोजीनियस है वो यहाँ 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 लिखा जाएगा। तो हमारे पास कौन होमोजीनियस है? ये। इसके बराबर में क्या है? साइन u। तो हम u को हटाकर वहाँ साइन u लिख देंगे, बस। बहुत आसान है ये। साइन u और y डेल बाय डेल y साइन u, और यहाँ पर n की वैल्यू हमने निकाला है 5/2, इंटू में u की जगह यहाँ भी साइन u। बस अब डिफ्रेंशिएट करेंगे। साइन का डिफ्रेंशिएशन होगा cos u, और फिर u को करेंगे तो डेल u बाय डेल x, फिर साइन u का cos u और u को करेंगे तो डेल u अपॉन डेल y बराबर 5/2 साइन u। अब यहाँ से cos कॉमन लेंगे, यहाँ से, और चला जाएगा अपॉन में, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इज इक्वल टू 5/2। यहाँ से cos कॉमन लेके बाहर लिया हमने और डिवाइड में भेज दिया।
ये, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई बराबर 5/2 tan u। तो ये आ गया आपका रिक्वायर्ड प्रूफ, जो प्रूफ करना था इसके बराबर में ये वो आ गया। तो बहुत आसान सी बात है, ये हमने देख लीजिए एक बार फिर से, एक लाइन हमने ये लिखा पहला दूसरा, उसके बाद आप n का वैल्यू निकालने के लिए चाहे ये रास्ते पर आइए और चाहे दो लाइन में लिखकर n का वैल्यू इस तरह निकालिए, लेकिन n का वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ से यहाँ तक करना है। तो n चाहे ऐसे निकालिए चाहे ऐसे निकाल दीजिए डायरेक्ट अपने समझ से कि भाई होमोजीनियस है, तो हम ऊपर वाले की पावर में से नीचे वाले का पावर माइनस करके n हमने निकाल लिया और फिर फार्मूले पर लगा दिए। तो n कैसे भी निकालिए, लेकिन ये आपको करना ही है, फिर ये आ जाएगा। उसके बाद सेक्शन ए का ई वाला क्वेश्चन है, ई पार्ट है, फाइंड द परसेंटेज एरर इन मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स व्हेन द एरर ऑफ 1% इज मेड इन मेजरिंग ईच साइड। कह रहा है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसके साइड को, हर एक साइड लंबाई चौड़ाई ऊंचाई LBH, उन सबको नापने में 1% की गलती हुई है, 1% का एरर हुआ है, तो वॉल्यूम में कितना एरर होगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम का फार्मूला हम लोग लिखेंगे। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू बी इंटू एच होगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर तुरंत लिख सकते हैं फार्मूला डायरेक्ट उसके लिए, फ्रैक्शनल एरर के लिए। तो ऐसे आप लिखेंगे, इट्स फ्रैक्शनल एरर इज, तो पहले फ्रैक्शनल एरर लिखेंगे फिर परसेंटेज एरर। तो फ्रैक्शनल एरर आप लिखेंगे डेल्टा V अपॉन V, और अगर यहाँ मल्टीप्लाई लगा है तो सबको प्लस में लिखना है, सबको ऐसे ही लिखना है, आंख बंद करना है, डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा B अपॉन B, डेल्टा H अपॉन H, सब लिख देना है तुरंत, हर टर्म को ऐसे ही लिखना है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आए कि उसमें कोई पावर लगी है तो वो पावर को आपको यहाँ मल्टीप्लाई में कर देना है, कोई भी पावर, जैसे यहाँ पर 3/2 लगा है तो वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा 3/2, और बीच में प्लस प्लस लगाना ही है। तो यहाँ कोई पावर नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा फार्मूला मिले जिसमें पावर हो तो उस पावर को आपको यहाँ लगा देना है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो फिलहाल सबको लिखना है, और मल्टीप्लाई लगा है तो बीच में प्लस हो जाएगा। अगर कोई डिवाइड में होता तो अगर H अपॉन में होता तो यहाँ माइनस लगता H के पहले, लेकिन मैक्सिमम एरर निकालने के लिए हमेशा प्लस ही लगाते हैं। तो कुल मिलाकर आप हर टर्म के बीच में प्लस ही लगाएंगे। तो ये है फ्रैक्शनल एरर। उसके बाद इट्स परसेंटेज एरर इज, तो बस 2-3 लाइन में आंसर आ जाएगा। परसेंटेज एरर इज, परसेंटेज एरर अगर आपको निकालना है तो हर एक टर्म में 100 से मल्टीप्लाई आपको कर देना है, ये हर टर्म में। बस, तो एक्चुअल में जो ये चीज ये बताता है फ्रैक्शनल एरर, और जब इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमें बताता है परसेंटेज एरर। तो ये परसेंटेज एरर वॉल्यूम का है, उसी तरह ये परसेंटेज एरर लेंथ का है, ये ब्रेथ का है और ये हाइट का है। तो सब का एरर बताया है 1%, मतलब लेंथ का एरर भी 1% है, ब्रेथ का एरर भी 1% और हाइट का एरर भी 1%। तो बस 3% आंसर आ जाएगा, यही रिक्वायर्ड आंसर आपका है। क्वेश्चन में बताया है कि हर साइड में एरर 1% का ही है, तो यही रिक्वायर्ड आंसर इसका होगा। उसके बाद पार्ट F है, इसमें कह रहा है इवेल्युएट करना है, एक डबल इंटीग्रल दिया है y dx dy ओवर द पार्ट ऑफ द प्लेन बाउंडेड बाय द लाइन। एक लाइन गिवन है और यहाँ पर एक हमें पैराबोला गिवन है।
तो लाइन और पैराबोला से घिरा हुआ एरिया निकालकर हमें बताना है और ये इस डबल इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे पास यहाँ डबल इंटीग्रल दिया है y dx dy। तो इसके लिए हमें dx dy मतलब x और y दोनों की लिमिट हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग देखें लिमिट कैलकुलेट करने के लिए यहाँ कुछ कंडीशन बताया है। y इज इक्वल टू x गिवन है और y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर ये गिवन है। इससे सुंदर क्वेश्चन तो और आसान हो ही नहीं सकता, बहुत बढ़िया तरीका दिया है तो आराम से आ भी जाएगा। y का लिमिट तो एकदम रेडीमेड दिया है कि y का वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक है, x से लेकर 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक। y की लिमिट तो एकदम बनी बनाई दिया हुआ है, x की लिमिट हमें निकाल लेना है फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2। ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर, तो दोनों y की वैल्यू को हम आपस में इक्वेट कर दें क्योंकि y की वैल्यू दोनों है। तो फ्रॉम 1 एंड 2, या तो हम ये कह लें कि y की वैल्यू ये वाली निकाल कर हमने यहाँ रख दिया, दोनों y के बराबर है, हमने बराबर कर दिया। अब ये क्या होगा, इसको हम उधर ले जाते हैं तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो गया, ये उधर गया प्लस का हो गया और x लिखा ही है, ये उधर जाएगा माइनस 4x बराबर 0। तो ये सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 3x, x कॉमन ले लेना है तो x माइनस 3 बराबर में 0। तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे और एक बार इसके बराबर 0 लेंगे तो x की भी लिमिट आ गई 0 से लेकर 3 तक। एक बात यहाँ सावधानी वाली आप समझ लीजिए कि कभी कभी कैलकुलेशन करते समय ऐसा आ जाता है, कैसा आ जाता है वो हम लोग एक लाइन में समझ लें। जैसे ये उधर लिखा है, कभी कभी बच्चे ऐसा कैलकुलेशन करते हैं कि एक्स स्क्वायर एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ, तो गलती ये हो जाती है कि हमने ऐसे काट दिया, ऐसे काट भी देते हैं लोग, तो काट दिए तो x बराबर आया 3। अब x की दूसरी वैल्यू आपको नहीं मिल पाएगी, तो कहने का मतलब इस तरह की गलती आप कभी ना करें, x के सारे टर्म एक तरफ कर लें तो दोनों वैल्यू आपको मिल जाएगी। नहीं ऐसे कैंसिल करने में एक ही वैल्यू मिलेगी, वो एक मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बस हो गया, कैलकुलेशन आसान है, x की लिमिट पता है, y की लिमिट हमें पता ही है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो बस कैलकुलेट कर देंगे। पहले हम x की लिमिट लगाएंगे 0 से लेकर 3 तक, फिर y की लिमिट हम लगाएंगे कहाँ से, x से लेकर 4x माइनस एक्स स्क्वायर तक। और तो dx x की लिमिट के साथ dx हम अलग लिख ले रहे हैं और y वाली की लिमिट के साथ y वाला फंक्शन अलग लिख ले रहे हैं। बस भाई ये y की लिमिट है तो y की लिमिट के साथ y वाला अलग कर लिए और x की लिमिट जो है उसके साथ x वाला अलग कर लिए। अब आराम से कैलकुलेट करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं। y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, y स्क्वायर अपॉन 2। तो अपॉन 2 हम बाहर लिख देते हैं, कांस्टेंट को अंदर लिखने से समस्या ही होगी, कोई फायदा होगा नहीं, ये हमने कर दिया। y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर अपॉन 2 बाहर, लिमिट लगा दिया हमने, y के इस रिस्पेक्ट में करे हैं तो y का लिमिट लगा दिए यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब बाकी वैसे ही चलेगा, पहले इसको हम लिमिट लगा ले तब, तो लिमिट लगाएंगे पहले y की जगह अपर लिमिट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस लगाकर y की जगह पर लोअर लिमिट, ये कैलकुलेट हम लोग कर ले रहे हैं। तो इसको फार्मूले पर खोला जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab, तो 2 4 जा 8, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा एक्स क्यूब और माइनस का एक्स स्क्वायर। dx को हम बाद में लिख दे रहे हैं, तो ये क्या लिखा है, x की पावर 4 और माइनस का 8x क्यूब, और ये सॉल्व होगा, 16 में से 1 जाएगा तो प्लस का 15x स्क्वायर। अब तो कितना आसान हो गया, अब इसे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या बनेगा, x की पावर 5 अपॉन 5 इंटीग्रेट हो जाएगा तो x की पावर 5 अपॉन
5 ये, और माइनस का 8, x की पावर 4/4, ये 5 है, थोड़ा हल्का है, हाँ अब ठीक है। और ये बनेगा 15x³ और लिमिट 0 से लेकर 3 तक। तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर ले, यहाँ 2 आएगा और यहाँ 5 आएगा, तो x की पावर 5/5 माइनस 2x⁴ प्लस ये हो जाएगा 5x³ लिमिट 0 से लेकर 3 तक। तो x की जगह पहले हम अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर लिमिट, तो यहाँ 3 रखेंगे, तो 3 का पावर 5 जब करेंगे तो 243/5 माइनस यहाँ 3 रखेंगे, 3 का पावर 4 81, तो 2 × 81 और यहाँ 3 का पावर 3 तो 27 आ जाएगा। माइनस लगाकर 0 रखेंगे, पहले अपर लिमिट x की जगह अपर लिमिट फिर माइनस लगाकर लोअर, लेकिन उससे कुछ मिलेगा नहीं, माइनस लगाकर लोअर लिमिट 0, यहाँ 0 यहाँ 0 0 सब 0 ही हो जाएगा, काम खत्म। बस इसको कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 1/2 243/5 माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 162 अब प्लस का ये आ जाएगा 5 × 7 = 35 का 5 और 5 × 2 = 10 3 13 135। अब पहले इन दोनों को हम सॉल्व कर लें, 162 135 माइनस करना, ये माइनस है प्लस, तो माइनस प्लस माइनस करेंगे, 12 में से 5 जाएगा तो 7 हो जाएगा और 5 में से 3 गया तो ये 2, 27 माइनस का -27। अब 243 और ये इधर 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 27 × 5 होल अपॉन 5, तो 243 में से माइनस करेंगे 27 × 5, तो 5 × 7 = 35 का 5 हाथ लगे 3, तो 5 × 2 = 10 3 13, अभी हम लोगों ने ये ऊपर करा भी था, तो 13 में से 5 गया 8 हो जाएगा और ये 0 1 108 108/5, इसको इससे काट देंगे तो आ जाएगा 54/5, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। और सबसे लास्ट में ये बचा हमारा क्वेश्चन सेक्शन ए का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन बचा है, तो जी वाला पार्ट, तो उसके बाद 7 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, तो 7 × 14 मार्क्स का ये हो जाएगा। तो इसमें बोला फाइंड कर्ल ऑफ अ वेक्टर फील्ड गिवन बाय दिस, तो यहाँ पर एक वेक्टर फील्ड गिवन है और इसका हमें क्या निकालना है, कर्ल निकाल कर बताना है। तो बहुत बढ़िया तरीका है, वी नो दैट किसी भी वेक्टर का कर्ल निकालना है, कर्ल ऑफ एफ, तो उसके लिए फॉर्मूला है नेबुला क्रॉस एफ, ये लिखना है आपको। नेबुला क्रॉस एफ कैसे निकाला जाता है, इसके लिए डिटर्मिनेंट बनाना है आई कैप जे कैप के कैप, कभी भी कर्ल निकालना है तो यही तरीका है नेबुला क्रॉस एफ। और नेबुला क्रॉस एफ कैसे निकलता है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करके, तो यहाँ डेल बाय डेल एक्स, डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड, इतना तो आपको तुरंत लिखना है। जब भी कर्ल निकालना है तुरंत आंख बंद करके इतना तो लिख ही देना है, ये लिख दिया हमने, तुरंत कर्ल निकालना है तो इतना तो लिखना ही है। उसके बाद एक आपको वेक्टर दिया होगा, उसमें ये आई कैप वाला कोफिशिएंट दिया है, जे कैप वाला कोफिशिएंट दिया है, लेकिन के वाला नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम 0 मान लेंगे। भाई नहीं है तो क्या होगा, 0 होगा। तो आई के नीचे आई वाला, जे के नीचे जे वाला और के नीचे के वाला लिख देना है, वो लिख देंगे। इसको थोड़ा सा बड़ा बना लें तो लिखने के लिए जगह मिल जाए आराम से। तो आई वाला क्या है, x² प्लस xy², और जे वाला क्या है, उसको जे के नीचे लिखेंगे y² प्लस x²y, और के वाले को के नीचे लिखेंगे 0। थोड़ा इसको बढ़ा लिया जाए तो मज़ा आ जाए,
जगह कम पड़ गए हैं, यहाँ जे कैप यहाँ के कैप, तो डेल बाय डेल वाई और डेल बाय डेल जेड। अब ठीक है, अब इसको आराम मिल गया। तो अब कैसे, बस डिटरमिनेंट जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही हमें करना है। तो क्या करेंगे, पहले आई कैप वाला, आई कैप जब लिखेंगे तो क्या होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे क्रॉस, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर माइनस लगाएंगे, ये इधर जाएगा और ये इधर, तो डेल बाय डेल जेड ऑफ, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, मतलब डेल बाई डेल जेड निकलेगा इसका, किसका, वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई का। फिर उसके बाद ये आई कैप वाला हो गया, माइनस लगाकर फिर जे कैप, माइनस लगाकर जे, अब जे वाला जब करेंगे तो जे वाले को बंद करेंगे और ये इससे होगा, तो ये इससे होगा तो 0, फिर माइनस लगाएंगे, अब ये यहाँ भाग जाएगा तो डेल बाय डेल जेड निकलेगा इसका। बस यही एक लाइन में कष्ट है, कष्ट क्या है, यही एक लाइन ही करना है, फिर खेल खत्म। फिर के वाला, अब के वाले में के बंद कर देंगे, ये इससे होगा ये इससे होगा, तो डेल बाय डेल एक्स निकलेगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई का, फिर माइनस लगाएंगे और ये इससे हो जाएगा, ये इधर हुआ फिर इधर, तो इधर होगा तो डेल बाई डेल वाई निकलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर का। बस अब इसी को सॉल्व कर लेना है। यहाँ 0 लिखा है तो 0 लिखने से कोई फायदा हुआ नहीं। अब यहाँ z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है, तो इसमें तो भाई पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है z के रिस्पेक्ट में, तो x और y हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है, तो जब ये कांस्टेंट्स को डिफ्रेंशिएट करेगा तो पूरा 0 आएगा, क्योंकि ये z के रिस्पेक्ट में कर रहा है और यहाँ z है नहीं, तो इसके लिए x और y कांस्टेंट होंगे तो पूरा 0, ये भी 0 ये भी 0, तो 0 ही आएगा माइनस का j कैप। अब उसी तरह इसको भी z के रिस्पेक्ट में करना है, लेकिन यहाँ z है ही नहीं, दूर दूर तक बिल्कुल नहीं है, तो जब z के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है तो इसलिए x और y हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डेरिवेटिव वो भी 0 हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, इसे x के रिस्पेक्ट में करना है, जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y को हम कांस्टेंट मानेंगे, तो ये वाला y हमारे लिए कांस्टेंट है, 0 हो गया, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो एक्स स्क्वायर डिफ्रेंशिएट होकर 2x बन जाएगा, y मल्टीप्लाई में है और कांस्टेंट है तो वैसे ही पड़ा रहेगा, फिर माइनस, अब इसे y के रिस्पेक्ट में करना है तो x हमारे लिए प्योर कांस्टेंट है, वो 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पहुँचेंगे तो x कांस्टेंट है लेकिन मल्टीप्लाई में है तो पड़ा रहेगा अपनी जगह पर, और वाई स्क्वायर y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, ये 0 है, 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप फिर प्लस का के कैप, तो ये हो जाएगा प्लस का 2xy, और यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा तो ये 2xy ये भी है माइनस का 2xy, तो ये कट गया, तो 0 आई कैप माइनस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। तो अगर एक्स वाई जेड के सारे कोफिशिएंट 0 हैं तो इसका मतलब ये 0 वेक्टर है, तो इसका आंसर आएगा 0 वेक्टर। एक बात आपको ध्यान रखना है कि कर्ल जब निकाला जाएगा तो इसको केवल ऐसे 0 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि जो कर्ल है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये 0 जो है वो 0 वेक्टर है, ना कि ये वाला 0, ये स्केलर का 0 है, तो आपको 0 के ऊपर वेक्टर लगाना है, तो इसका आंसर 0 वेक्टर आएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन ए वाला कंप्लीट।